Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. As हमने पिछली वीडियो में अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे आपकी इस टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज development is a never ending process. This idea is associated with प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन. देखो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे वूम टू टूम हमारा चलता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता. तो इसका मतलब ये रिजेंबल किसको करता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है. देन सेकंड क्वेश्चन इज individual learners differ from each other in principles of growth and development, rate of development, sequence of development और जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट. इसमें देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हमारे सबके लिए कॉमन ही होंगे. सब कोई भी लर्नर हो, इंडिविजुअल लर्नर्स वो सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. वहीं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वो भी सबके लिए कॉमन होगा. सभी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या यूनिफॉर्म सीक्वेंस हमने पढ़ा था तो सभी लोग उसी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे. वो सीक्वेंस में एक ऑर्डर में ही हर चीज़ों को सीखेंगे. देन जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट ये होगा नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेकंड का रेट ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि देखिए जैसे हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं और कोई भी दो लोग सेम नहीं होते. जैसे इन अ क्लासरूम ऑल्सो, जैसे कोई बच्चा फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड है, कोई क्रिएटिव है, वहीं कोई बैकवर्ड बच्चा है, एजुकेशनली बैकवर्ड. तो सबकी लर्निंग का पेस जो होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा, वो बहुत अलग होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट. देन थर्ड क्वेश्चन, understanding the principles of development of a child helps a teacher in identifying the social status of learner, identifying the economic background of the learner, rationalizing why the learner ought to be taught, then effectively catering to the different learning styles of learners. देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की नॉलेज एक टीचर के लिए किस चीज़ में हेल्पफुल हो सकती है? तो इसका ऑप्शन हमारा सोशल स्टेटस तो गलत हो जाएगा. देन इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी कुछ सही नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए डी ऑप्शन, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स. जैसे अभी हमने बात की थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी बच्चों में भी अकर करते हैं. कोई बच्चा फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है. ऐसे ही कुछ बच्चों को एक मेथड से समझ आएगा टीचर के, किसी को दूसरे मेथड से समझ आएगा. तो किसी को प्रोजेक्ट मेथड से समझ आएगा, किसी को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझ आएगा, तो किसी को प्लेवे मेथड से समझ आएगा, किसी को लेक्चर मेथड से समझ आएगा. तो सभी बच्चे अलग अलग लर्निंग स्टाइल से जैसे कुछ टीचर फास्टली समझा देते हैं, कुछ टीचर स्लो पेस में समझाते हैं, किसी को फास्ट में समझ आ जाता है, किसी को नहीं आता. तो ऐसे ही टीचर को इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी. टीचर ऐसे समझ जाएगा कि भाई किस बच्चे के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड उसको यूज़ करना चाहिए. Then fourth question, human development is divided into domains such as A part psychological, cognitive, emotional and physical, then physical, spiritual, cognitive and social, physical, cognitive, emotional and social, then D है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशो साइकोलॉजिकल. एज हमने डिस्कस किए थे जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो थे हमने डिस्कस किए थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, हमने ये सब और कल्चरल भी हमने डिस्कस किया था. तो इसमें हमारे मेन जो आ जाएंगे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, जो हमारा सी ऑप्शन है. तो आई होप आपको ये चार क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे. देन इसके बाद हम चलते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, all processes of development are not interconnected, it does not proceed at the same pace for all,
डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात की है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। और ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर नॉट इंटरकनेक्टेड, तो ऐसा भी हमारा कुछ सही नहीं है। देन डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, डी हमने पढ़ा था, लीनियर तो ये होता ही नहीं है, ये तो स्पाइरल वे में डेवलपमेंट चलती है। देन इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी दो बंदे सेम नहीं होते, और किसी की डेवलपमेंट जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख जाता है, कोई बच्चा 8 महीने में 9 महीने में चलना सीख जाता है, कोई बच्चा 2 साल में चलना सीखता है। तो डेवलपमेंट की पेस सबकी अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। देन सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी डायनेमिक, डी स्टैटिक। तो देखिए, प्राइमरी की हमने कभी बात नहीं की, तो हम प्राइमरी में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, हमने ये बात जरूर की थी कि हेरिडिटी वो चीज है जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है, हेरिडिटी उसकी नेचुरल जो होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। देन सेकेंडरी तो ये हो ही नहीं सकती, डायनामिक ये होगा नहीं क्योंकि ये कभी चेंज तो होती नहीं है। तो देन स्टैटिक ये हो सकता है, स्टैटिक ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हेरिडिटी चेंज नहीं होती। अगर आपके अगर आपके हेयर कलर ब्लैक है तो वो ब्राउन नहीं हो सकता, नेचुरली तो नहीं हो सकता, वैसे आप कलर करा लो तो वो अलग बात है, ठीक है। तो हेरिडिटी हमारी एक स्टैटिक फंक्शन में हम कंसिडर कर सकते हैं हेरिडिटी को। देन सेवेंथ क्वेश्चन, a child coming to preschool for the first time cries profusely. After 2 years, when the same child goes to primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather, his shoulder and neck muscle become tense. This change in behavior can be explained on the basis of the following principles. देखिए, एक बच्चा है जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, जब वो प्री स्कूल में जाता है तो वो रोता है बच्चा जाते हुए, लेकिन 2 साल बाद जब वो प्राइमरी स्कूल में जाने लगता है फर्स्ट टाइम, तब वो रोता नहीं है। ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग, वो तब रोता नहीं है, मतलब उसमें कुछ चेंज आ चुका होता है, पहले के कंपैरिजन में कुछ चेंज आ चुका होता है। तो ये बिहेवियर जो उसका है, वो कौन से प्रिंसिपल को हम बेस मान सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, सिक्वेंशियल मैनर का तो यहाँ पर नहीं आएगा, ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है ऐसा भी कुछ नहीं है। देन हमारा इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई। देन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सही बात है बिल्कुल। देखिए, बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, बड़ा होते हुए डिफरेंशिएशन, मतलब आप जनरल वे में अगर आप समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब है कुछ घटाना, एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कुछ इंक्रीज करना, नई चीजों को एक्वायर करना। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस डेवलपमेंट का है। देखिए, जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ चीजों को भूलता जाता है, चीजों को, जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है तो उसकी नेचर चेंज होती है, कुछ चीजों को समझता है, एक्वायर करता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। पहले जो वो काम करता था वो अब नहीं करता, जैसे पहले रोता था अब नहीं रोता। तो ऐसे डेवलपमेंट उसकी होती जाती है। तो इसमें हमारा डी डी हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय differentiation and integration. Then eighth question, human development is quantitative, qualitative, immeasurable to a certain extent, both quantitative and qualitative. हमने ये तो डायरेक्टली हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज, development of teaching demands teachers to A option है, be strict disciplinary as children experiment quite frequently, adapt instructional strategies based on the knowledge of developmental factors, treat children in different developmental stages in an equitable manner, provide learning that results in the development of only the cognitive domain। देखिए, जहाँ भी
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात हो जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जैसे अभी हमारा चल रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जहां पर भी आएगा वो तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत ही हो जाएगा। देन सी क्वेश्चन में ट्रीट चिल्ड्रन, हर एक बच्चे को एक ही तरह से आप ट्रीट करो तो ऐसा भी गलत हो जाएगा। और इसमें बोला है कि आप खाली कॉग्निटिव डोमेन पे मतलब मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करो, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है। आज की हमारी अब जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो स्ट्रेस देती है किस चीज़ में कि हम आपके तीनों हर्ट हैंड और ये कहने का मतलब है कि आपके जितने सारे डोमेन्स हैं, फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल सोशल, उन सारे डोमेन्स की डेवलपमेंट आपकी हो, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या बोलता है, अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल फैक्टर्स, बच्चों के हित में होनी चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज टीचर अपनाएगा, मतलब बच्चों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को मायने में रखते हुए उसको टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए। देन 10th क्वेश्चन इज which one of the following is best suited for the emotional development of children? A option, no development of teacher as it is the task of teachers, controlled classroom environment, authoritarian classroom environment, democratic classroom environment। देखिए जो बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या सूट करता है, इसमें बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ये तो गलत गलत बात है कि टीचर्स की तो डेवलपमेंट होनी ही नहीं चाहिए। इवन टीचर तो वही होता है सही मायने में जो हमेशा हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंट्रोल का मतलब टीचर हमेशा कंट्रोल करके रखेगा, जब वो चाहेगा बच्चे उठ जाएं तब वो उठ जाएंगे, बैठ जाएं तो बैठ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। देन ऑथोरिटेरियन, अगेन इसमें भी वही बात हो जाएगी, टीचर के कंट्रोल में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा तो बच्चे का इमोशनल विकास बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि बच्चा फ्री होगा अपने कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में उसको डाउट आता है, किसी भी चीज में आता है, तो वो फ्रीली पूछ सकेगा और अपने भी व्यूज दे सकेगा। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट होगा बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। देन 11th क्वेश्चन है हमारा, anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree at right time for the right purpose at the right way, that is not easy। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान गुस्सा उसको आ सकता है, वो बहुत आसान बात है, बट किससे गुस्सा होना है, कितना गुस्सा होना है, कब गुस्सा होना है, किस वजह से गुस्सा होना है, और क्या उसका सही तरीका है गुस्सा होने का, तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड है। ये सब चीजें देखो, गुस्सा होने की बात की है, मतलब जैसे भी जो भी इमोशंस हमारे आ जाएंगे, एंग्री, फियर, डरना हो गया, ठीक है, हंसना हो गया, खुश होना, ये सारी चीजें हमारे जो भी इमोशंस आ जाएंगे ये डायरेक्टली रिजेंबल करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट को, क्योंकि सोशल ये होगा नहीं, कोग्निटिव ये होगा नहीं, फिजिकल होगा नहीं, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, which one of these is a principle of child development? Development occurs due to interaction between maturation and experience. Experience is the sole determinant of development. Development is determined by reinforcement and punishment. Development can accurately predict the pace of each individual child। देखिए, एक्सपीरियंस सोल डिटर्मिनेंट, अकेला डिटर्मिनेंट है डेवलपमेंट का जो उसको अफेक्ट करता है, ऐसा तो है ही नहीं। डेवलपमेंट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे काम करता है, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसा भी नहीं है। और डेवलपमेंट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देता है हर एक बच्चे की डेवलपमेंट को, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए आप प्रिंसिपल्स में चेक करना, अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रिंसिपल कराया था, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, जिसमें मैच्योरेशन और लर्निंग की बात की थी हमने। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इसने बोल दिया, तो एक्सपीरियंस और लर्निंग को आप रिलेट कर सकते हो। Then 13th question, the pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern। हैफेजर्ड ये होगा नहीं, अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट होता नहीं, टो टू हेड का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे,
तो हाँ, जो डेवलपमेंट होता है हमारा सीक्वेंशियल होता है और एक ऑर्डर से चलता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 14th क्वेश्चन, which one of the following is correct about development? Socio-cultural context plays an important role in development. Development is unidimensional, ये तो होता ही नहीं है. Development is discrete, ऐसा भी बात नहीं की हमने कभी. Development begins and ends at birth. इसने तो बर्थ पर ही बोल दिया, बिगिन भी वहीं पर होगा एंड भी वहीं पर होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है. तो हमारा ए ऑप्शन सबसे बेस्ट सूटेड है. सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट. बिल्कुल जो हमारा सोशल फैक्टर्स हैं और कल्चरल फैक्टर्स हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी डेवलपमेंट को. देन 15th क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के लिए करेक्ट है? ए है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस. इसका मतलब एडोलेसेंस के बाद डेवलपमेंट क्या होती नहीं है, ये तो गलत है. देन डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर की तो हमने बात ही नहीं की थी, स्पाइरल होता है डेवलपमेंट तो. देन डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हाँ, ये बात ठीक है. एंड देन डी ऑप्शन है, डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन स्टॉप्स. मतलब एडोलेसेंस के बाद इसने मना ही कर दिया कि डेवलपमेंट होती नहीं है, ऐसा नहीं होता. तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा. डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग इंसान की जो डेवलपमेंट है, किसी की फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, तो इसलिए सबका डिफरेंट रेट हो सकता है. देन 16 क्वेश्चन, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू. देखिए मैं ये कॉन्सेप्ट एक भूल गया था कराना, बट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखना. अ, हमारा जो नेचर है, नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था, तो उसमें हम जो नेचर को डायरेक्टली रिजेंबल करते हैं हम हेरिडिटी से, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा है. और नर्चर का मतलब हम इसमें एनवायरनमेंट को कंक्लूड करते हैं. और एनवायरनमेंट जिसको, जो आपकी सराउंडिंग्स है वो हमारी चेंज हो सकती है. जो आपका जहाँ पर आपकी नर्चरिंग हो रही है, आपकी बॉर्न होने के बाद जो आपका माहौल जो आपको मिल रहा है, नर्चर आपको किस वे में आपको ट्रीट किया जा रहा है, किस एनवायरनमेंट में आपको ट्रीट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी नर्चर में आएगी. तो जो नेचर नर्चर आपकी जो डिबेट है, ये आपकी डायरेक्टली हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही हमारा ऑप्शन बन रहा है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट. जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी से है यहाँ पर. बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट यहाँ पर होगा नहीं, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी होगा नहीं, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग भी नहीं होगा. तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. देन 7th क्वेश्चन आपका है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द. देखिए हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे. एक तो हमने पढ़ा था सेफेलोकोडल, जिसमें हमारा हेड टू टो जो है डेवलपमेंट होता है, और एक हमने पढ़ा था प्रोसिमोडिस्टल, जिसमें हमारा सेंटर टू पेरिफेरीज हमारा डेवलपमेंट होता है. तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें, सेंट्रल टू पेरिफेरीज इसने पूछा है, तो हमारा प्रोसिमोडिस्टल डेवलपमेंट आ जाएगा यहाँ पर. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश. देखिए इसने पूछा है इंडिविजुअल वेरिएशंस के बारे में. इसने पूछा मोटर डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है. देखिए जो हमने मोटर डेवलपमेंट में पहले हमने जो सीक्वेंस पढ़ी थी, जो जो हमने डायरेक्शन पढ़ी थी, वो तो डायरेक्शन थी सिफेलोकोडल या प्रोसिमोडिस्टल. लेकिन उससे अलग अगर आप जनरल वे में बात करते हो, तो ये इसका आंसर होगा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. जो हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है वो ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ जाती है. देखो जैसे मैंने बताया था कि ग्रोस मोटर में आपकी कौन से स्किल्स आते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी जो मसल्स हैं जो उनका यूज होता है, जैसे
हाथ की हो गई, पैर की हो गई, जो आपको उठने बैठने में हेल्प करती है, जो आपकी मेन मसल्स हैं, जो बड़ी मसल्स हैं, स्पाइनल कोड हो गई, ये सारी आपकी ग्रोस मोटर्स में आती हैं। लेकिन फाइन मोटर में आपकी आ जाती हैं छोटी मसल, जैसे उंगलियों की हो गई। ठीक है। तो पहले जो बच्चा होता है वो अपनी उंगली चलाना नहीं सीखता, पहले वो अपना हाथ चलाना सीखता है, पैर चलाने सीखता है ना। तो इसका मतलब पहले वो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट उसकी होती है, उसके बाद उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा मोटर मोटर डेवलपमेंट का, वो होगा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक। तो उसके बाद हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज मिडल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, एंड एंड चाइल्डहुड, और एडोलेसेंस। देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड हमने बात की थी एडोलेसेंस की, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें एक बच्चा एक अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ को बढ़ता है। चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ को जाने की जो प्रक्रिया है वो एडोलेसेंस पीरियड में आती है, प्यूबर्टी की पीरियड में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एडोलेसेंस। देन लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का है, 20th क्वेश्चन। अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, एन अनइम्पॉर्टेंट, अ सेंसिटिव, अ न्यूट्रल, अ नॉट सो सिग्निफिकेंट। देखिए, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पीरियड नहीं है, देन न्यूट्रल तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नॉट सो सिग्निफिकेंट ये भी नहीं है। तो एक सेंसिटिव पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जैसा हमने पढ़ा था कि इस बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में, मतलब 2 से 6 साल के पीरियड में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चा एक्वायर करता है एनवायरनमेंट से, अपने नेबरहुड से, अपनी फैमिली से, कि वो क्या क्या बोलते हैं, फिर वो भी वैसा ही सीखता है। तो उसकी ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, ये पीरियड होता है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसके वोकेबुलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये टॉपिक ही अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो ये 20 कुछ क्वेश्चंस थे, एंड ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये आपके सारे किसी ना किसी टेट एग्जाम्स में, मोस्टली सी टेट के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके सी टेट में आ रखे हैं। तो जैसे मैंने आज डिस्कस किया आपके सामने ये क्वेश्चंस, और मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए क्वेश्चन सारे। तो आप भी प्रैक्टिस किया करो कि जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ किया करो, जिससे आपको आपके सही आंसर्स जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोशलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।